Hello dear students, this is Dr. Vinita Arora, Assistant Professor, Government Bangalore College, Pali. इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इस लेक्चर में मैं आपके सामने बात करूंगी लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, डेटा को किस रूप में हम स्टैटिस्टिक्स में या सांख्यिकी में उपयोग में ला सकते हैं, और तीसरी बात ये कि सांख्यिकी की उपयोगिता कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र हैं, कौन से एरिया है जहाँ पर हम सांख्यिकी का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि सांख्यिकी की क्या क्या परिभाषाएं हैं, सांख्यिकी को बहुवचन के रूप में किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं और सांख्यिकी को एक वचन के रूप में किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सांख्यिकी की सीमाएं क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जनरली कभी कभी ये पार्ट ए में और कभी कभी पार्ट बी में भी ये पूछा जाता है कि सांख्यिकी की क्या क्या सीमाएं हैं, और यदि आप सांख्यिकी को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, तो आपके लिए यह भी जानना ज़रूरी है कि सांख्यिकी की कौन कौन सी सीमाएं हैं, सांख्यिकी की लिमिटेशंस क्या हैं। तो देखिए गाइस, सांख्यिकी की सबसे बड़ी लिमिटेशन या सबसे बड़ी समस्या ये है कि सांख्यिकी एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में भी आपको बताया है कि सांख्यिकी की उपयोगिता उपादेयता तभी है जब डेटा हो, संख्या हो, और समंक की उपयोगिता सांख्यिकी में तभी है जबकि वह न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हो, यानी संख्याओं में उसे रिप्रेजेंट किया जा सके। यदि संख्याएं नहीं हैं, यदि सांख्यिकी की फिगर्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसका कोई क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है, तब तक सांख्यिकी का कोई उपयोग नहीं है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया भी था, जैसे ए बी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सांख्यिकी के लिए इस तथ्य का, इस स्टेटमेंट का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि इसमें किसी तरह से कोई न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरी सीमा की बात की जाए तो दूसरी सीमा यहाँ पर यह है कि स्टैटिस्टिक डील्स विथ एग्रीगेट्स नॉट विथ इंडिविजुअल। देखिए, ये फिर से मैं वहीं पर पहुँचूँगी। समंकों के जो सेकंड गुण के बारे में, क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, वो ये था कि समंकों में कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि कंपैरेबिलिटी तभी हो सकती है जब हमारे पास एक संख्या के साथ साथ दूसरी या कई और संख्याएं भी उपलब्ध हो। तो यहाँ पर सांख्यिकी की दूसरी बड़ी सीमा यह भी है कि सांख्यिकी समूह के रूप में काम करती है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप में काम नहीं करती है। यदि मैं ये कहती हूँ कि ए के साइंस में या स्टैटिस्टिक्स में 90% मार्क्स हैं, तो भी स्टैटिस्टिक्स में इनका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि यहाँ कोई और समंक उपलब्ध नहीं है, यानी ग्रुप ऑफ डेटा भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सांख्यिकी का कोई उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कहेंगे कि सांख्यिकी की एक बड़ी सीमा ये भी है कि केवल समंक होने के साथ साथ के समंकों को समूह में होना भी यहाँ पर ज़रूरी है। सांख्यिकी की तीसरी सीमा की बात करें तो देखिएगा, सांख्यिकी रिजल्ट्स में बी मिसलीडिंग इफ़ एनालाइज्ड विदाउट प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम। देखिए, ये समस्या इसलिए कही जाएगी क्योंकि सांख्यिकी स्पेशली डेटा पर बेस्ड है। यानी जब हम बात करें तो सांख्यिकी का जो डेटा जिसके द्वारा हम सांख्यिकी का मुख्य काम शुरू करते हैं, तो वहाँ पर यदि डेटा ही सही कलेक्ट नहीं हुआ है, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम ही नहीं है, यदि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने कंपनी के पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स पर एनालिसिस करना है, लेकिन ये 4 साल के प्रॉफिट्स ही अवेलेबल नहीं हो, 4 साल के प्रॉफिट्स की जगह आपने कंपनी के एक्सपेंडिचर्स या कंपनी के टर्नओवर की बात कर ली है, तो यानी डेटा का इनपुट ही सही नहीं है, तो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स का कोई
उपयोग नहीं हो सकता, स्टैटिस्टिक्स के कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ सकते। और उन गलत डेटा इनपुट के साथ आपने कोई रिज़ल्ट कैलकुलेट किए भी हैं तो गाइज़ ये रिज़ल्ट कम्प्लीटली मिसलीडिंग होंगे, यानी ये गलत तरीके से डिफाइंड आपके रिज़ल्ट्स आएंगे। यदि आपने इनपुटेड डेटा आपके पर्पस के, आपकी प्रॉब्लम, आपकी स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपने डेटा इनपुट नहीं किया है तो आपके मिलने वाले रिज़ल्ट भी गलत ही होंगे। अगली लिमिटेशन की बात करें बच्चों तो अगली लिमिटेशन में स्टैटिस्टिक्स लॉज आर ट्रू इन द लॉन्ग रन। देखिए ये बात मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि यदि आप एक सिक्का लें और एक सिक्के को 10 बार उछालें तो हो सकता है 4 बार हेड आए और 6 बार टेल आए, या 3 बार हेड आए 7 बार टेल आए, या 7 बार हेड आए 3 बार टेल आए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का रूल जो है वो लंबे समय के लिए काम में आते हैं या ज़्यादा नंबर ऑफ़ इवेंट्स को बढ़ा दिए जाएं तब काम में आते हैं। यदि मैं इसी n को, यानी जो मैंने एक सिक्का लिया है उस सिक्के को 10 बार उछालने की जगह 10,000 बार उछालूं, या 10,000 से बढ़ाकर मैं 1,00,000 बार कर देती हूँ, यानी जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ़ इवेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से शुद्ध सिद्ध होंगे। सांख्यिकी के नियम में ये कहा जाता है कि यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। यानी 10 बार उछाला जाए तो सांख्यिकी का नियम ये कहता है कि 5 बार हेड आना चाहिए और 5 बार टेल आना चाहिए, लेकिन रिज़ल्ट वेरिएट करते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि यदि हम 10 बार किसी सिक्के को उछालें तो बामुश्किल ही हमारे पास 5 बार हेड और 5 बार टेल आएंगे। लेकिन यदि आप नंबर ऑफ़ इवेंट्स को बढ़ा दें, यानी हम यदि 10,000 बार सिक्के को उछालें तो लगभग 5,000 के आसपास ही हेड आएंगे और उसी के आसपास हमें टेल के रिज़ल्ट मिलेंगे। और यदि हम इसे बढ़ाकर 1,00,000 बार करते हैं तो 50,000 के करीब हेड आने चाहिए और 50,000 के करीब टेल आने चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि एग्जैक्ट 50,000 हेड आएंगे और 50,000 टेल आएंगे, लेकिन हाँ, ये रिज़ल्ट जो आपके पास रहेंगे वो इस 50,000 के बिल्कुल आसपास ही होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ इवेंट्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रोबेबिलिटी का जो नियम है 0.5 या 50% वाला, ये बिल्कुल सही सिद्ध होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक लिमिटेशन सांख्यिकी की दी भी गई है कि स्टैटिस्टिक्स के जो लॉज हैं वो लंबे रन में या लंबे इवेंट्स या लंबे समय के लिए सही सिद्ध होते हैं। यदि हम कल की बात करके आज के लिए कोई प्रेडिक्शन करना चाहें तो वो संभव सांख्यिकी के इससे नहीं है। यदि हम पिछले 10 साल के प्रॉफिट से अगले साल होने वाले प्रॉफिट्स का अनुमान लगाना चाहें तो ये ज़रूर संभव है। तो यहाँ पर सांख्यिकी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ज़रूर है कि ये लंबे समय के लिए काम करती है, ना कि किसी छोटी घटना के लिए। अगली लिमिटेशन की बात करें बच्चों तो देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स डेटा शुड बी होमोजीनियस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सजातीयता, कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। यदि डेटा में कंसिस्टेंसी नहीं है, सजातीयता नहीं है, तो डेटा किसी भी तरीके से आपका काम में नहीं आ सकता है सांख्यिकी के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स के जो डेटा हैं वो सजातीय होने चाहिए। सजातीयता नहीं होने पर सांख्यिकी में उन समकों का कोई उपयोग नहीं है। अगली लिमिटेशन की बात करें तो अगली लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ मीन नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यस, देखिएगा गाइस, स्टैटिस्टिक्स हमें एक साधन प्रदान करती है, ना कि किसी भी समस्या का हल प्रदान करती है। जैसा कि कहा जा रहा है, अभी आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को भी मिल रहा है कि मानसून इस बार अच्छा रहेगा, पिछली बार से 120% मानसून अच्छा रहेगा। केवल एक अनुमान आपको दिया जा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 120% ज़्यादा मानसून रहेगा। 120 से कम भी रह सकता है या 90% भी रह सकता है, 140% भी रह सकता है। तो यानी सांख्यिकी किसी भी समस्या का कंप्लीट समाधान आपको नहीं दे सकती, लेकिन एक साधन ज़रूर दे सकती है। किसी रास्ते पर चलने का एक ब्रिज आपको दे सकती है कि इस तरह से इस डायरेक्शन में काम किया जाना चाहिए। यदि मैं अपने 10 सालों का प्रॉफिट लेकर किसी इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहूँगी तो उस 10 सालों के प्रॉफिट्स के हिसाब से मैं
पता लगा सकती हूँ सांख्यिकी यूज़ करके कि मुझे इस डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इस साल अगले साल मेरे प्रॉफिट्स इस तरह से रहेंगे। लेकिन लॉकडाउन घोषित हो गया और लॉकडाउन होने की वजह से बीते 2 महीनों में मेरे फैक्ट्री में कोई काम नहीं हुआ। यानी जो पिछले 10 सालों के डेटा के आधार पर मैं अनुमानित कर रही थी कि मेरे इस बार की ग्रोथ रेट के हिसाब से मेरे प्रॉफिट्स बढ़कर इतने हो जाने चाहिए, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से 2 या 3 महीने कुछ काम नहीं होने की वजह से मेरे प्रॉफिट डाउन हो गए, मुझे लॉस की तरफ जाना पड़ा। तो यानी स्टैटिस्टिक्स आपको एक डायरेक्शन दे सकती है, ये पूरी तरह से एक समाधान नहीं देती है। आखिरी बात करें तो सांख्यिकी की एक आखिरी समस्या या लिमिटेशन जिसे हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्टैटिस्टिक्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यानी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यदि आप सांख्यिकी का पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं तो सांख्यिकी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सांख्यिकी के डेटा इनपुट से लेकर उस डेटा पर एनालिसिस करना और एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करना, ये सारी चीज़ें तभी संभव हो सकती है जबकि हम एक अच्छे स्टैटिस्टिशियन हैं, हमारे पास सांख्यिकी का अच्छा नॉलेज है, ज्ञान है, तभी हम सांख्यिकी को सही तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे। सही डेटा कलेक्ट होने पर सही इनपुट मिलेगा, उसका सही प्रेजेंटेशन होगा। टूल्स ऑफ एनालिसिस जो हमारी प्रॉब्लम है उसके अनुसार टूल यूज़ किया जा सकता है, और साथ ही में जो टूल यूज़ किया गया है उससे जो हमें रिज़ल्ट मिले हैं उस रिज़ल्ट का सही इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या हम तभी दे सकते हैं जब हम सांख्यिकी का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। यानी यदि आपको सांख्यिकी का उपयोग करना है तो सांख्यिकी के बारे में पूर्ण जानकारी होनी ज़रूरी है। तो ये सब लिमिटेशंस मैंने आपको बताए हैं गाइज़, और इन सब लिमिटेशंस के अलावा भी और कई लिमिटेशंस आपके सामने हो सकते हैं सांख्यिकी के रूप में, लेकिन मोर और लेस ये लिमिटेशंस आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने हैं। इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपकी ये कुछ 7 लिमिटेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं, और इन लिमिटेशंस के अनुसार आप कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक बहुत बड़ा ज्ञान है जिसको जानना और समझना बहुत उपयोगी है। लेकिन कहा भी गया है बच्चों, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। तो सांख्यिकी की इन लिमिटेशंस के साथ सांख्यिकी की उपयोगिता ख़त्म नहीं होती है। So finally, thank you guys, thank you so much.